अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन ये वो वक्त है जिसमें रेजोल्यूशंस बन रही होती हैं, थोड़ी सी सुस्ती काहली राय जाई भी होती है, पूरे साल का मुआजना किया जा रहा होता है कि क्या पाया क्या खोया। यकीनन एक ये बहुत ही मुख्तलिफ साल रहा है और ये पूरा का पूरा साल ही पेंडेमिक की नज़र हो गया। चाहे आपके करियर से रिलेटेड मामला हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। कई लोगों को लगा कि इसकी वजह से वो अपने ख्वाबों के ये करीब हो गए, यानी उनको लगता था कि कभी वो अपनी तकरीब, घरों की तकरीब छोटे पैमाने पे नहीं कर सकते, उसके जो हजम है उसको समेट नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी गैब से मदद की और ये पॉसिबल हुआ। लेकिन दूसरी तरफ वो भी हैं जो बहुत शदीद मुश्किलात से गुजरे, ना सिर्फ फाइनेंशियल बल्कि हेल्थ रिलेटेड भी, जिनके घर में मौजूद बुजुर्गों ने अनफॉर्चुनेटली कोविड को सहा और उनमें से कई जाबर भी ना हो सके। तो ये बड़ा तकलीफ दे साल उन लोगों के लिए रहा है। लेकिन आई एम श्योर हम में से हर शख्स ट्रांसफॉर्म होना चाहता है। कल एक दफ़ा फिर आई रीच्ड आउट टू ऑल ऑफ यू अपने इंस्टाग्राम पे और अपने फेसबुक पे कि अगर आप भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो कौन से एरियाज हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग ये लगा कि मैंने आपसे पूछा कि क्या आप ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जो कि हमें मीडिया में बहुत ज़्यादा हम पुश कर रहे होते हैं। मेक ओवर्स की बात हो रही होती है कि जी कोई आता है बिल्कुल ही ऑर्डिनरी लुकिंग पर्सन और किस तरह मेकअप से, किस तरह राइट मेकअप टेक्निक से उसको बिल्कुल आप चेंज ओवर दे सकते हैं। इसी तरह जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो आमतौर पे लोगों की नजर पड़ती है कि जी फलाना शख्स 70 किलो का था, उसने वजन कम करके अपने आप को 50 kgs कर लिया। That's one kind of transformation. लेकिन अगर ये हेल्दी हो और सस्टेनेबल हो then that is the thing। क्योंकि अगर आप अंदर से हील हो रहे हैं, अपने मामलात को एड्रेस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हैं और फिर अपना ख्याल रख रहे हैं तो उसके नताइज आपको देर पा मिलेंगे। One of my coaches said, and I follow her regularly on social media, she is based out of Cyprus at the moment और she is a British national। उनका कहना है कि 4 एरियाज हैं जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आती है। सबसे पहले आपका बिलीफ सिस्टम, कि आप क्या बिलीव करते हैं, आपके अपने बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या वो जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं आपके। क्योंकि अगर आप जाहिरी ऊपर से शैलो तरीके से चेंजेस कर रहे हैं और अंदर बिलीफ वही है अनवर्दीनेस का, नॉट फीलिंग इनफ का, तो चाहे आप 70 किलो हो या बहुत ही फिट नजर आने वाले 50 kg इंसान हो जो कि 50 बर्पीज कर सकता है, 100 पुशअप्स कर सकता है, इसके बावजूद आप में चेंज नहीं आएगा। सो बिलीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिहेवियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके इमोशंस हैं। एक तो बिलीफ हो गई जी, बिलीफ के बाद जो एक जज्बात का रद्द अमल आप फील करते हैं अपने अंदर, चाहे वो एंगर हो, पेन हो, खुशी हो, एंजाइटी हो, उसको आपका डील करने का तरीका क्या है वो भी बड़ा अहम है। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, दुनिया के तमाम अकायद, दुनिया के तमाम मज़ाहिब जिसकी तरफ फोकस करते हैं वो है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन। अगर आप वाकई अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो वो सिर्फ सतही नहीं हो सकता, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी सोल, आपकी स्पिरिट, आपका रूहानी जो एक आउटलुक है उसमें भी तब्दीली आनी चाहिए। तभी कहा जाता है जी लाइफ बिगिंस एट 40। क्यों? क्योंकि 40 साल के बाद वो मैच्योरिटी आती है and you move forward। अब जरा आ जाते हैं लोकल मामलात की तरफ। सबसे पहले जी गैस की जो शॉर्टेज है सूबा सिंध में खुसूसन और कराची के जो मकीन इसको फेस कर रहे हैं उसका फौरी तौर पर नोटिस लिया है सीएम ने और उन्होंने इस बात का एतराज़ किया है कि अगर गैस की फरामी में कमी आइन के आर्टिकल 158 की खिलाफ वर्जी है। एक दफ़ा फिर तसादुम किसी कैफियत, इसके एक्चुअली ज़मीनी हकायक क्या हैं, किस तरह हम उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, या फिर क्या गैस की पैदावार में भी कमी आ रही है एज कम्पेयर टू डिमांड, इस पर बात नहीं की जा रही। लेकिन फौरन कहा गया है कि कमी अगर लाई गई, इस प्रेशर को अगर कम किया गया, फराहमी में अगर कमी है तो वो आइन की खिलाफ वर्जी है। आइए दिखाते हैं इस पे आपको ये रिपोर्ट। सिंध में गैस बहरान पर अहम इजलास, वजीर आला मुराद अली शाह ने इजलास की सदारत की। इजलास को बताया गया कि सिंध के अवाम को गैस से महरूम किया जा रहा है। सनतकारों और घरेलू सार्फिन बहुत परेशान हैं। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में पैदा होने वाली गैस से पहले सूबे की जरूरियात पूरी की जाए। सिंध को गैस से महरूम करना आइन के आर्टिकल 158 की खिलाफ वर्जी है। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि गैस बहरान पर सिंध का केस तैयार किया जाए। गैस की गैर मुनसिफाना तकसीम का मसला वफाकी हुकूमत के सामने उठाया जाएगा। इजलास में वजीर तवानाई इम्तियाज शेख के साथ दीगर अफसरान भी शरीक हुए।
बजाय इस पे कि सिर्फ और सिर्फ हम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के ऊपर गुत्थम गुत्था होते रहे, एक रस्सा कशी का माहौल रहे, हम क्यों नहीं सोचते अपने आप को खुद कफील करने का, अपने वसाइल और अपने जराए को उसमें तोसी लाने के लिए। मिसाल के तौर पर बात की जाती है कि दुनिया के बड़े ज़खायर में शामिल किया जाता है थर कोल को, तो क्या वजह है कि इससे अभी तक हम गैस या बिजली की पैदावार नहीं कर पाए, जिससे ना सिर्फ सूबा खुद कफील हो सकता था, बल्कि जाहिर सी बात है आप पूरे मुल्क के नेशनल ग्रिड में भी, नेशनल एनर्जी मिक्स को भी। अगर आपको याद हो, हम देख सकते हैं कि वजीर आजम इमरान खान की कल जो हम गुफ्तगू जो उनकी स्टेटमेंट पे बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि जी अब 2.5 साल के अरसे के बाद परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। उन्होंने सबसे पहले जो पॉइंट आउट किया कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स है। एक दफा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खुसूसन हुकूमत सिंध के लिए बड़ा अहम है कि वो मसले में हल तलाश करें रादर देन के मसाइल में मजीद गुत्थम गुत्था हो जाए। ठीक है जी, ये लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है, बेशक आपका आईनी हक है कि गैस की फराहमी में कमी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जमीनी हकायक और आने वाले दिनों के लिए तैयार रहना भी आप ही का काम है, क्योंकि आबादी बढ़ेगी, इखराजात बढ़ेंगे, जरूरियात बढ़ेंगी, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? दैट्स द की क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं जी, आपको ये भी बताएं कि अब क्योंकि हम दूरस्थ चीजों के बारे में नहीं सोच रहे होते, तो हम इमीडिएट एडवांटेज की बात करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा बिजनेस पाकिस्तान में प्रॉपर्टी हो, मुख्तलिफ एसेट्स हो, खासतौर पर गाड़ियों और व्हीकल को लेके ओन मनी का बिजनेस है। इसको एक दफा फिर जिसको ट्रेडिंग कहा जाता है, बेसिकली मैं एक चीज खरीदूं 90 लाख रुपए की और उसके बाद मैं कहूं जी इस पे मैं रखती हूं अपना ओन मनी 10 लाख रुपए मजीद, और मैं इसको लेने के फौरन बाद, क्योंकि मैंने इसके लिए झंझट झेले हैं, मैंने शायद इसको इंपोर्ट किया है, टैक्स भरा है, फलाना, अगला शख्स इससे इन तमाम जरूरियात से, इन तमाम जिम्मेदारियों से जिम्मा हो जाए और मेरे की भी मेहनत पे मुझे थोड़ा सा मुआवजा दे के मुझसे ये गाड़ी खरीद ले। इसको कहा जाता है जी ओन मनी। तो 90 लाख की गाड़ी यकायक मार्केट में, मार्केट वैल्यू के हिसाब से हो जाती है 1 करोड़ की, अगर आपने ओन मनी 10 लाख रुपए रखा है। अब इस चीज को डिस्करेज करने के लिए व्हीकल पॉलिसी को अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। नई गाड़ी को 90 रोज में अगर आपने दोबारा रीसेल किया तो आपके विद होल्डिंग टैक्स में मजीद 2 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया। आइए दिखाते हैं आपको इस पे एक रिपोर्ट। काबीना ने गुज़िश्ता इजलास में व्हीकल पॉलिसी में फैसले की मंजूरी दी, जिसके मुताबिक नई गाड़ियों पर 2 लाख रुपए तक का विद होल्डिंग टैक्स आयद होगा। नई गाड़ी खरीद कर 90 रोज के अंदर बेचने पर विद होल्डिंग टैक्स अदा करना होगा। 1000 सीसी पर 50,000 फिक्स टैक्स और 2000 सीसी पर 1 लाख रुपए टैक्स आयद होगा, जबकि 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर 2 लाख रुपए टैक्स आयद कर दिया गया है। जी, ना सिर्फ ये ओन मनी बिजनेस को मेरे ख्याल में एक तरह से कर्टेल करेगा, बल्कि साथ साथ ब्लैक मनी, क्योंकि आपसे आज अगर आप कोई महंगी गाड़ी खरीदते हैं तो आपको FBI फौरन नोटिस भेजता है कि जरा अपनी आमदन तो दिखाइए, क्या आप ये गाड़ी अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि महंगी महंगी गाड़ियां आ कहां से रही हैं। तो ये बड़े अहम सवाल आते हैं जिनका हमें हल तलाश करना होगा, बिकॉज इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके बात सारी करप्शन से जुड़ती है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको दिखाते हैं एक और रिपोर्ट जिसमें एक दफा फिर गुड गवर्नेंस की बात की गई। वैसे पर्सनली आई थिंक गुड एंड बैड कुछ नहीं होता, इफेक्टिव गवर्नेंस ज्यादा जरूरी है, यानी जो पॉलिसी बनाई जाए उस पर अमल दरामद भी हो, पॉलिसी में इतनी लचक हो कि ओवरऑल सिनेरियो को देखा जा सके। लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब गुड गवर्नेंस को या इफेक्टिव गवर्नेंस को किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर करप्शन को कर्ब करने के लिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी जनाब, आपने देखा कि पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे वजीर आजम इमरान खान साहब। वैसे मौका महल के मुनासबत से मुझे लगा था कि शायद पुलिस रिफॉर्म्स पे बात होगी, क्योंकि किसी भी किस्म के रिफॉर्म्स के लिए जिस इदारे में वो रिफॉर्म्स कर रहे हैं उसको ओन करना बहुत अहम है। लेकिन यहाँ बात की गई महंगाई पे एंड ऑफ कोर्स करप्शन के खिलाफ, और मॉरल आपका जो एक हाई स्टैंड पॉइंट है जो कितना अहम है, इसके बारे में बात की उन्होंने। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, जरा कुछ और अहम मौजूआत भी हमारे साथ है, आपने भी मेरे साथ रहना है। सो स्टे विद मी and keep watching my show आज पाकिस्तान। And
वेलकम बैक। जी जनाब, जहां इस मोबाइल फ़ोन ने हमारी ज़िंदगियों को आसान किया है वहीं बड़ी मुश्किलात भी लेके आया है। ख़ास तौर पे अगर आप किसी से बात कर रहे हों और आप उसको तवज्जो देने के बजाय अपने फ़ोन में लगे हों तो एक तो वो आने वाला शख्स अपने आप को बड़ा गैर अहम फील करता है, इट्स नॉट अ ग्रेट फीलिंग, और दूसरी तरफ ये भी कि उसके जहन में शक भी आ सकता है, ख़ास तौर पर अगर वो आपका कोई करीबी दोस्त है या आपका पार्टनर है, आपका स्पाउस है। तो आज जरा इस पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जफर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया वजीहा हमें ज्वाइन करने के लिए। बात जरा करना चाहेंगे कि जो कुछ हम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या थ्रू आवर मोबाइल फोन शेयर करते हैं, कभी कभार वो हमारे लिए बायस जहमत बन जाता है, खुसूसन कपल्स के बीच में। तो मुझे ये बताइएगा कि एक दो चीजें आज मैंने कवर करनी है, तो शक के हवाले से, दूसरा ये कि पहले हम समझते थे कि चीटिंग के खास मतलब है, अब ऐसा हो सकता है कि फिजिकली एक शख्स आपके सामने बैठा हुआ है, आपके साथ वक्त गुजार रहा है, लेकिन इमोशनली उसने कोई खिड़की खोल ली है और वो आपके साथ इतना सिंसियर नहीं है, अपने दिल की बातें जो पार्टनर्स के बीच में होनी चाहिए वो किसी और से कर रहा है। अब हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? पहले बताएं कि अगर शक दिल में आ जाए तो उसका क्या हल निकालें? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, डाउट की जहां तक बात करते हैं शक के हवाले से, तो इसमें सबसे पहली चीज है कि एक पर्सन जब बहुत ट्रस्ट, कपल के हवाले से बात कर रहे हैं, जब एक पर्सन बहुत ट्रस्ट होके ट्रस्ट करके चल रहा होता है और उसमें जब उसको हिंट मिलना शुरू होते हैं, जब उसको माइंड में चीज क्लिक होना शुरू होती है कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, चाहे वो रिलेशन का बिल्कुल स्टार्ट हो, स्पेसिफिकली रिलेशन के स्टार्ट में या मिड में, लाइक आफ्टर 15-20 ईयर्स, ये चीजें बहुत कॉमनली सामने आती है, जो केसेस सामने आते हैं। तो उसमें शक कैसे होता है? उसमें सबसे पहले जो चीज देखी जाती है वो पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज है। मोबाइल यूज करने के भी कुछ खास तरीके होते हैं। अगर छुपा के यूज कर रहे हैं, साइड पे यूज कर रहे हैं, या कॉल्स मुसलसल आ रही हैं, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज जो है एकदम चेंज हो रही है। ये चीजें ज्यादातर जो है केसेस में बहुत देखी जाती है। अगर आप बहुत रिलैक्स होके फोन पे बात कर रहे हैं या मुस्कुरा के मैसेज कर रहे हैं और यकायक अपने पार्टनर को देख के चौंक जाते हैं या घर वालों को देखकर चौंक जाते हैं, तो यकीनन कोई बात है जिसकी राजदारी है। एग्जैक्टली वो बॉडी लैंग्वेज पहले क्लिक होती है। जो आपने पूछा कि डाउट कैसे डेवलप होता है, तो पहला स्टेप डाउट का यही होता है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को तो नहीं पता होता किससे बात हो रही है, क्या बात हो रही है, लेकिन अगर ये बिहेवियर कांस्टेंट हो या बार बार आ रहा हो, लाइक रिपीटेडली ये बिहेवियर आ रहा हो, तो ये बहुत इजीली डाउट डेवलप करता है दूसरे पार्टनर के माइंड में। ठीक है। अच्छा, अब जो मेरा आपसे दूसरा सवाल है, और मुझे ये बताया जा रहा है आपके लिए कॉल भी आ गई, लेकिन पहले मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि इमोशंस, यानी पार्टनर्स आपस में, जाहिर सी बात है, हर चीज एक दूसरे से शेयर करते हैं, खास उनका बॉन्ड होता है। जब कोई थर्ड पार्टी बीच में एंट्री ले या ना भी ले, एक पार्टनर की, चाहे वो मर्द हो या खातून हो, किसी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है और आपका जो हस्बैंड या वाइफ है वो फील करना शुरू करे कि यार ये मुझसे ज्यादा वहां पे झुकाव और लगाव हो गया है, अब दिल की बातें मुझसे शेयर करने के बजाय वहां की जा रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या आपको कन्फ्रंट करना चाहिए, इस बात पे एतराज करना चाहिए या खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए कि इट्स ओके? आपका क्या मशवरा है? अच्छा, इसमें एज अ साइकोलॉजिस्ट जो है, जो पर्सन ये फेस कर रहा है ये चीज, ठीक है, वो जितना ज्यादा इसको कन्फ्रंट करता है, जितना स्ट्रिक्टली इसके ऊपर बात करता है, सामने वाला उतना ही ज्यादा डिफेक्टिव टूल्स, आप ये समझ लें कि झूठ बोलना, छुपाना या और कॉन्फिडेंट हो जाना, ये तीन चीजें सामने आई। आप जितना, जो पर्सन जिसको डॉज किया जा रहा है, ये चीट किया जा रहा है, ये जो मैनिपुलेट हो रहा है, वो पर्सन और ज्यादा टॉर्चर होता है, उसके साथ झूठ ज्यादा बोलना शुरू हो जाते हैं और दोनों पार्टनर्स में ट्रस्ट के इश्यूज मजीद डेवलप हो जाते हैं और रिलेशन बजाय स्ट्रॉन्ग होने के वो और ज्यादा वीक होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से ये पॉइंट की कन्फ्रंट स्ट्रिक्टली किया जाए या उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर रखा जाए, अक्सर लोग ये करते हैं, इससे ये रिलेशन को और ज्यादा अफेक्ट करता है। लेकिन जो आपने जैसे खुद कहा कि जो शख्स इस तकलीफ से गुजर रहा है, जिसको ये फील हो रहा है कि उसको तवज्जो नहीं दी जा रही या उसको चीट किया जा रहा है, डॉज किया जा रहा है, वो अपनी तकलीफ का इजहार कैसे करे? क्योंकि हम उसको अक्सर मशवरा देते हैं कि आप कम्युनिकेट करें। यस, एग्जैक्टली। कम्युनिकेट के ऊपर जहां तक बात कर रहे हैं, डेफिनेटली वो एक पेन में है और वो उस चीज को, वो एक अनकंट्रोलेबल फीलिंग है जिसमें जेलसी, जिसमें फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब इमोशंस हैं, गिल्ट भी, इवन के सेल्फ ब्लेमिंग भी शुरू हो जाती है कि क्या मेरे में कुछ कमी है। इसमें कम्युनिकेट करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उन कमियों के ऊपर डिस्कस करें, उन पॉइंट्स के ऊपर लाएं, उसके बाद आप ये देखें कि अगला ये चीज क्यों कह रहा है। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है
तो उसको रिजॉल्व किया जाए, रेदर देन कि अगले को भी हम एक अदालत होता है ना, एक अदालत लगा लेते हैं, अगला फिर डिफेंसिव हो जाता है और वो जो नहीं कर रहा होता उस पॉइंट पे भी आ जाता है। यानी तो अगर आप सेल्फ ब्लेम में चले गए वजिया और अगला आपको मजीद विक्टिमाइज कर रहा है, यानी उसको तो कभी कभार ये तो आउट ऑफ जेल कार्ड मिल जाता है ना, और बंदे पे ही इल्जाम डालने लगता है, फिर क्या करें? उसमें कुछ ऑप्शंस देखे जाते हैं, उस पर्सन जो सामने वाला पर्सन है उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, उसके वीक पॉइंट्स देख के बात की जाती है और इवन के फिर कुछ प्लान्स भी बनाए जाते हैं जिसमें अक्सर लोग फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी रख लेते हैं या फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट रख लेते हैं या उन लोगों की जो मैच्योर है, जो थर्ड पर्सन है, उनकी इन्वॉल्वमेंट रख लेते हैं, लेकिन समझा सकते हैं। बिल्कुल वजिया, आपके लिए कॉलर हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से इमरान बात कर रहा हूँ। जी इमरान, क्या कहेंगे? आज का हमारा मौजू है शक। जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ सिदरा आपका प्रोग्राम। जी असल में ये है कि मेरी शादी 1 साल हुई है। ओके। और मेरी बीवी, जैसे मैं काम करता हूँ तो मेरी बीवी को शक है मुझ पे कि मैं पुलिस के साथ यानी कि टाइम स्पेंड ज्यादा कर रहा हूँ और घर में टाइम नहीं दे। सही। तो आपका क्या रद्द अमल होता है जब वो आपसे सवाल जवाब करती हैं? आपको बहुत गुस्सा आता है? बिल्कुल गुस्सा तो आएगा। आपको लगता है बिला वजह शक किया जा रहा है, तो आप क्या बिला वजह, हाँ, कोई डिनर पे जा रहे हैं उसमें कोई तस्वीर देख ली तो उसके ऊपर शक, सही, हर चीज के ऊपर। ठीक है जी, तो हम अभी वजिया से लेते हैं मशवरा कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। जी वजिया, क्या मशवरा होगा आपका? अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये एक दूसरा पॉइंट रेज हुआ है जिसपे शक किया जा रहा है। अभी तो हम उस पर डिस्कस कर रहे थे, जो बेचारा उसमें सफर कर रहा है। एग्जैक्टली। अब जिस पे शक किया जा रहा है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो सामने वाले के पेन को समझे और उस चीज पे फ्रस्ट्रेट और एग्रेसिव या झूठ या उस चीज को कवर अप करने की बजाय उसको सॉर्ट आउट करे। वो देखे कि अगले के माइंड में ये चीज क्यों आ रही है, मेरा कौन सा बिहेवियर है। इवन कि आप ये नोट करेंगे कि अगर क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुई है तो शुरू में तो क्वेश्चन नहीं होती, ये एटीट्यूड तो शुरू में रहा होगा, लेकिन स्टिल जब तक वो चीज क्लियर नहीं होती वो फ्लेयर अप होते रहेंगे इमोशंस। यानी हो सकता है अंडरलाइंग इशू, अब क्योंकि वो कॉलर हमारे साथ नहीं है, ये भी हो सकता है कि वो डिनर पे या लेट नाइट्स या लेट इवनिंग सिटिंग्स ऑफिस में अगर देखती हैं तो उनको ज्यादा एहसास तन्हाई होता है कि भाई मेरे साथ तो ये वक्त नहीं स्पेंड किया जा रहा इस तरह। यस, उसमें डेफिनेटली ज्यादा ये नहीं है कि सिर्फ चीटिंग का ही पॉइंट हो कि चीटिंग कर रहा है, ये भी होता है कि उसमें ये देखा जा रहा होता है कि वो जो एक रिस्पेक्ट है या वो जो एक टाइम है या वो जो एक आप अटेंशन दे रहे हैं, एक रिलेशन में आपको ये माइंड में रखना पड़ता है कि पार्टनर के साथ जो आपका अटेंशन देने वाला एटीट्यूड है वो बहुत नोटिस हो रहा होता है और वो एक पर्सन जो घर में है वो ज्यादा फील कर रहा होता है। बिल्कुल, तो और खास तौर पे अगर वो आपके लिए कुछ काम शाम भी कर रहा है तो लगेगा भाई मैं तो काम करने के लिए हूँ, क्वालिटी टाइम आप अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वजिया, आई थिंक वेरी हेल्पफुल टूल्स। और शक के बारे में बात की जो कि बड़ा अहम सब्जेक्ट था। कभी कभी जब हम इन प्रॉब्लम से गुजरते हैं हमारा दिल चाहता है कि काश कोई ऐसा हो कि ये तमाम प्रॉब्लम्स को फिक्स कर दे हमारे लिए, लेकिन ये मसले तो नहीं, लेकिन दूसरे जो आपके छोटे छोटे मसाइल मौजूद हैं उसके लिए हमारे पास हैं जी अंकल फिक्सर। यानी अगर आपको यकायक टेलर की जरूरत पड़ गई है, कोई कारपेंटर की जरूरत पड़ गई है, तो एक ऐसा रिलायबल प्लेटफॉर्म जहां पे आप जाकर अपनी तमाम चीजों को, इस तरह की प्रॉब्लम्स को, उसका हल तलाश कर सकते हैं थ्रू रिलायबल कारीगरी। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी अदनान फरत, उनसे जानते हैं कि अंकल फिक्सर क्या क्या फिक्स कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सर? थैंक यू वेरी मच सर। ये जरा बताइए, और खास तौर पे मेरे ख्याल में आज का ये टॉपिक उनके लिए भी बड़ा अहम होगा जो इस तरह की कारीगरी या हुनर से वाकिफ हैं और वो गाहक ढूंढ रहे हैं, तो आप जरिया बनते हैं दोनों को मिलाने का। जरा हमें बताइए अंकल फिक्सर के बारे में। अंकल फिक्सर एक प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसकी एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड वर्जन में और आपके iOS आईफोन में दोनों में चलती है। और इसका पर्पज़ ये है कि दो पार्टीज, जो कोई एक पार्टी जो प्रमोट नहीं कर सकती किसी चीज़ को और एक पार्टी जिसको मुश्किल होती है कोई चीज़ ढूंढने में, खासतौर से ख़वातीन जो है उनको हमेशा प्रॉब्लम रहती है इस चीज़ की कि घरों में बहुत सारे झगड़े ऐसी चीज़ पे हो रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ, ये बल्ब नहीं चल रहा, एसी ख़राब है। तो और ये उमूमन तस्वुर किए जाते हैं आदमियों के काम, यानी जाइए बाहर से कोई कारीगर ढूंढ के ला के दीजिए और जब नहीं आता तो फिर जरा गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसीलिए अंकल का नाम इस्तेमाल किया गया इस ऐप में कि अंकल फिक्सर, क्योंकि अंकल ये हैं जो बर्दाश्त बाहर भी करते हैं और घर पे भी बर्दाश्त करते हैं। बिल्कुल सही है, ये आपने थोड़ी सी वैसे मर्दों को फेवर कर दिया। लेकिन मुझे बताएं अदनान साहब कि इस तरह की तो बहुत सारी ऐप्स मौजूद हैं, अंकल फिक्सर बाकी ऐप से मुख्तलिफ कैसे है?
देखें, अंकल फिक्सर इस तरीके से मुख्तलिफ है कि ये एक वाहिद ऐप है पाकिस्तान में जो ऑल ओवर पाकिस्तान बॉर्डर तक चल रही है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि जो दूसरी ऐप हैं, वी नॉट नेम देम देयर, लेकिन वो ऐसी ऐप हैं कि कोई एक गाड़ी से रिलेटेड है, कोई एक किसी काम से रिलेटेड है। अंकल फिक्सर इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉकटेल कि हमारे पास हर चीज़ की सर्विस से रिलेटेड जो हर चीज़ है वो अवेलेबल है, और कोई भी शख्स उस चीज़ को बड़े आसानी से जस्ट ऑन 1 क्लिक कर सकता है और अवेल कर सकता है। अभी तक आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? ये बीटा फेज से निकल चुका है, ऐप इज एब्सोल्युटली वर्किंग वेल, कोई बग्स वगैरह आपने डिस्कवर किए? देखें, आईटी की फील्ड में कोई किसी को चैलेंज तो कभी भी नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज अप टू डेट और एप्लीकेशन इज रनिंग वेरी वेल एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट। अच्छा, मुझे ये बताइए, वो कारीगर, वो हुनरमंद अफराद जो अंकल फिक्सर के प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं और किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं? पहले तो मैं ये कहूँगा कि अंकल फिक्सर, जब हम वर्ड आपने यूज़ किया कारीगर, तो ये कारीगर के लिए नहीं है सिर्फ। फिक्सर डज नॉट मीन कि हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज फिक्स करने वाला। फिक्सर मीन्स आवर स्लोगन इज फिक्सिंग लाइव्स, तो हम लोगों की जिंदगी को आसान करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। तो फिक्सर एक लॉयर भी हो सकता है, फिक्सर एक कुरान टीचर भी हो सकता है, फिक्सर एक टीचर भी हो सकता है। तो एवरीबडी इज कॉल्ड फिक्सर हियर। But Adnan साहब, doesn't that make the embed of your application very wide? यानी आप, ठीक है, आप चाहेंगे ये एक सुपर ऐप की तरह हो जिसमें मैं अपने तमाम मसाइल का हल तलाश करूं, लेकिन जैसे होता है ना कि किसी ने कोई कोड पहले चीज पकड़ ली कि भाई अगर आपको घर के हाउस होल्ड से रिलेटेड फिक्सिंग चाहिए तो आप वहां से करें, फिर वही आपकी वाली बात, डेफिनेशन तो जिंदगी के हर शोबे पे अप्लाई हो सकती है। डोंट यू वांट टू डेवलप अ कोर फर्स्ट, या आपके पास वाकई इतने वसाइल, रिसोर्सेज, लोग मौजूद हैं जो हर तरह के मसले को फिक्स कर सकते हैं? देखिए, एप्लीकेशन इज ऑलरेडी रनिंग और हमारे पास ये सारे जो भी इस फील्ड में सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हैं। वी हैव मोर देन 85 सर्विसेज अवेलेबल ऑलरेडी। और अगर किसी शख्स को कोई सर्विस ऐसी लगती है, फॉर एग्जांपल जिनको हम फिक्सर कहते हैं, जो काम करने वाला है, और जो काम लेने वाला है उसको हम कस्टमर कहते हैं, तो अगर फिक्सर को ऐसा लगता है कि मैं फलां चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और वो अवेलेबल नहीं है इस ऐप में, तो वेरी इजीली दैट फिक्सर कैन जस्ट राइट अस एन ईमेल। एक ईमेल करेंगे वो, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी। विद इन 48 आवर्स वी डिसाइड कि ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं, एंड इट टेक्स 5 मिनट्स फॉर द आईटी टीम टू मेक दैट हैपन, टू क्रिएट दैट। जबरदस्त। तो अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई यूनिक स्किल सेट है या आप किसी खास मसले का हल दे सकते हैं लोगों को और इंसानियत की खिदमत भी कर सकते हैं, आमदनी भी कमा सकते हैं, देन अंकल फिक्सर इज द सोल्यूशन फॉर यू। अब मुझे ये बताइएगा कि एवरेज आमदनी कितनी कमाई जा सकती है? ये जरा लोगों के लिए आइडिया देने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आपके प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो माहाना कितनी आमदनी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, वी कैन नॉट रियली गारंटी एनी काइंड ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स बता दें जी। थोड़ा सा। असल में होता ये है कि ये अपने उन फिक्सर के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मेनी आवर्स दे आर वर्किंग, कितने घंटे वो काम करना चाहते हैं, किस फील्ड में हैं वो। फील्ड्स तो सारी अवेलेबल हैं, तो किसी भी फील्ड में कोई भी किसी वक्त भी जस्ट ऑन अ क्लिक काम कर सकता है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि दिस इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान गिग इकोनॉमी, यानी जो लोग अपने आप को फिक्सर के तौर पे इस ऐप पे रजिस्टर करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो 24 घंटे ये काम करें। उनका जो भी फ्री टाइम है, जैसे अदनान साहब ने कहा कि आप दिन में 2 या 3 घंटे या 1 या 2 कस्टमर्स को डील करना चाहते हैं, या आपका बड़ा कोई लेबर इंटेंसिव काम है, किसी ने कहा जी हम बहुत खूबसूरत हाथ की कढ़ाई का दुपट्टा या नैपकिन्स बना सकते हैं, सो देन दैट टेक्स टाइम। आप कितना वक्त देना चाहते हैं इस पर डिपेंड करेगा। अदनान साहब, माई लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि व्हाट अबाउट कस्टमर्स? अगर कोई कस्टमर आपकी सर्विसेज को फेल करना चाहता है तो क्या उसको अकाउंट बनाना पड़ता है? क्या ये पेड ऐप है, या जब वो अपना काम करवा लेता है फिक्सर से तो उसमें आपका कमीशन बनता है? हाउ डू यू नो ये बिजनेस मॉडल कैसे वर्क कर रहा है? ठीक है, ये बिजनेस मॉडल इस तरीके से वर्क करता है कि कोई भी कस्टमर सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करता है। एप्लीकेशन हमारी कस्टमर के लिए और फिक्सर के लिए दोनों एक ही एप्लीकेशन है, एंड दे सेलेक्ट कि उनको फिक्सर बनना है कि कस्टमर बनना है। जब वो एक बार कस्टमर बन जाते हैं तो फिर वो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं कि हमें किस कैटेगरी में कौन सी सर्विस चाहिए, तो दे जस्ट क्लिक 1 बटन और उनको अपने मैप पे नज़र आता है कि हमारी
लोकेलिटी में 500 मीटर पे एक एसी वाला खड़ा हुआ है, अगर उन्होंने एसी का बटन दबाया है फॉर एग्जांपल, तो एसी वाला खड़ा हुआ है, 200 मीटर पे एक खड़ा हुआ है, दे कैन सेलेक्ट, दे कैन सी द प्रोफाइल ऑफ द पर्सन कि वो बंदा किस तरह का है और उसने कितने अच्छे काम किए हैं, कितने बुरे काम किए हैं, एंड उसकी रेटिंग क्या है, उनके बारे में कमेंट्स क्या हैं लोगों के। तो हम सिर्फ कस्टमर के कमेंट फिक्सर्स को भी देते हैं हम, और फिक्सर के कमेंट कस्टमर को भी दिखाते हैं। तो हम ये नहीं कर रहे कि सिर्फ कस्टमर्स को दिखा रहे हैं फिक्सर के कमेंट्स। अच्छा, यानी यहाँ पे दोनों के पास गुंजाइश है। अगर फिक्सर को आपने हर टाइम दिया है तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है कि ये मुश्किल कस्टमर था। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी ऐप्स आई भी हैं इस वक्त मार्केट में जिनमें फिक्सर्स जो हैं, या वो कुछ और नाम देते हैं अपने उन लोगों को, तो वो उनको कंप्लेन ये रहती है कि कंपनी बहुत जुल्म करती है हमारे ऊपर, कंपनी हमारे कमीशंस काट लेती है, कंपनी कस्टमर का फेवर करती है, हमें ब्लॉक कर देती है एप्लीकेशन में। तो अंकल फिक्सर में इंशाल्लाह किसी को हम ब्लॉक नहीं करेंगे फॉर नो रीजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जिस तरह आजकल काम की नौयत बदल रही है, पावर ऑफ कोर्स हम कहते हैं ना, मार्केटिंग में उसूल में पढ़ाया जाता है कि कस्टमर इज किंग, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके साथ भी आपने डिग्निफाइड तरीके से पेश आना है और कोई जुल्म नहीं करना, कोई ज्यादती नहीं करनी। अच्छा, एकदम एक सवाल मेरे जहन में आया, क्योंकि आजकल अनफॉर्चुनेटली हम एक फियर बेस्ड माहौल में रह रहे हैं अदनान साहब, व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ इट? क्योंकि आपकी ऐप कनेक्ट करती है लोगों को, एंड मोस्ट प्रोबेबली इन लोगों को आपके कस्टमर के घर का एक्सेस मिलता है, तो क्या ये रिलायबल होता है? क्या आप इनका बैकग्राउंड चेक करते हैं? हाउ डज दैट हैपन? ओके, हमारे जो फिक्सर्स हैं उनकी हमारे पास CNIC ID कॉपी भी होती है, उनके फोटोज भी होते हैं, और हम उनके कोऑर्डिनेट्स देख रहे होते हैं, एंड दे आर रिकॉर्डेड। उनकी कन्वर्सेशंस और उनकी चैट भी रिकॉर्ड हो रही होती हैं, और जब वो किसी के घर पे किसी काम से जाते हैं, या फॉर एग्जांपल एक आदमी गाड़ी चला रहा है, वो फिक्सर है और वो अपनी गाड़ी चलाता है, लोगों को ड्रॉप करता है, उनके बच्चे गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो ऑफकोर्स उनको सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी इस तरीके से कि जैसे ही फिक्सर कोई काम इनिशिएट करेगा, कोई काम स्टार्ट करेगा, तो हमारे जो कस्टमर हैं उन्होंने अपनी प्रोफाइल में 3 लोगों के, 3 दोस्तों के, फैमिली मेम्बर्स के नाम और टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं, और उन दोस्तों को एक मैसेज जनरेट हो जाएगा जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इस घर में, इस गली नंबर में, इस हाउस नंबर में इस नाम का एक फिक्सर आया हुआ और उसने काम इनिशिएट किया है। और जब वो फिक्सर वहाँ से काम करके चला जाएगा तो उनको फिर दोबारा से जनरेट होगा मैसेज कि एवरीथिंग इज सेफ एंड सिक्योर एंड ही हैज लेफ्ट द प्लेस। तो हम उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं और हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये मुश्किल तो नहीं है, जैसे हम कहते हैं कि आमतौर पर लोगों के इस्तेमाल करने के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड साइट तो नहीं है। आई मीन इट्स फैंटास्टिक, व्हेन आई लिसन टू दिस इज लाइक म्यूजिक टू माई ईयर्स कि बहुत सारे मसलों का हल यहाँ पे मौजूद है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आम फहम है ये? हमने एप्लीकेशन को बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाया है, और ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन लोगों को इग्नोर कर दें और उनको हम ये अपॉर्चुनिटी नहीं दें। तो वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं वो इस ऐप को सिर्फ एक क्लिक पे उर्दू में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, वी आर पाकिस्तानी, तो हम चाहते हैं कि इस ऐप को पाकिस्तान से ही हम स्टार्ट लें, इनिशिएट पाकिस्तान से करें एज अ पाकिस्तानी ऐप। तो वो लोग उर्दू में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव। इट विल क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉट ओनली पीपल जो फुल टाइम या पार्ट टाइम इससे फायदा उठाना चाहते हैं, बट ऑल्सो फॉर द कस्टमर। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, ऑल द वेरी बेस्ट टू अंकल फिक्सर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन वील बी राइट बैक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जरा बात करते हैं अब कंटेंट के हवाले से। इंटरेस्टिंग कंटेंट हो तो यकीनन आप उसको देखना चाहते हैं, बट वी आर इन दिस रेस। जब डिजिटल कंटेंट की बात की जाती है, पीपल यूज इट एज अ मीडियम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, एंड ऑफ कोर्स यंग फिल्म मेकर्स शुड बी इनकरेज। आप इस कंटेंट को यूट्यूब पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, और क्या ही बात हो अगर आप इसको मोनेटाइज भी कर सकें। सो वी हैव अ लोकल इनिशिएटिव जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान एज डायरेक्टर मिसबा खालिद, एंड शी विल टेल यू मोर अबाउट इट। मैं बात कर रही हूँ रिंस्ट्रा की, जो कि लॉन्च हुआ है ऑन द 20th, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज वर्कड आउट सो वेल फॉर देम कि द मोमेंट दे लॉन्च, अभी से ही इनकी सब्सक्राइबर बेस मल्टीप्लाई हो रही है। दैट 20,000 पीपल ऑलरेडी ऑन बोर्ड। देयर इज नो फी इन्वॉल्व, यू डोंट हैव प्रीमियम एंड रेगुलर कंटेंट के जी खास कुछ देखने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू गो एंड चेक आउट देयर कंटेंट। सो प्लीज डाउनलोड रिंस्ट्रा एंड सब्सक्राइब टू इट। हमारे साथ मौजूद है मिसबा
जी, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। So I have been hearing such amazing things about what is in the pipeline. एक आप बड़े अरसे के बाद हसीना मोइन साहिबा, who is a living legend when it comes to playwright, उनका कंटेंट लेके आ रहे हैं जिसका सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, and it will be directed by मिसबा जी herself. It will come out in March. लेकिन मार्च तक का क्या प्लान है जी? बहुत सारे प्लान्स हैं एक्चुअली सिद्रा, वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम कि इस तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म पाकिस्तान से आ रहा है, एंड इट्स ऑल फॉर आवर यंगर जनरेशन कि बनाएं, और अपने फिल्म मेकर्स जो अपने घरों में और अपने छोटी छोटी फिल्में बना रहे होते हैं और कॉलेजेस में और उसमें अपनी चीजें सीखते हैं, दे नीडेड अ प्लेटफॉर्म, सो दिस इज द प्लेटफॉर्म दैट दे हैव, एंड कंटेंट वाइज एंड इट्स गॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग ऑन इट फॉर एवरीबडी। मतलब एज आई टोल्ड यू, इट्स अ डाइस इनिशिएटिव जो डाइस वालों ने स्टार्ट किया था, इंक्यूबेट किया है, एंड देन हमने मार्च में इसको स्टार्ट किया, स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, एंड 22 को एक्चुअली लॉन्च हुआ है। जबरदस्त। सो अभी हमारी सारी प्रोग्रामिंग में है। 2 दिन हुए हैं जी। 2 दिन हुए हैं। 2 दिन के बाद 20 ग्रेट 2 दिन है मिसबा जी। लेकिन मुझे बताएं कि एक अनफॉर्चुनेट परसेप्शन पाकिस्तान में ये क्रिएट हुआ है कि ऑनलाइन हम जितना कंटेंट देखते हैं उसको बड़ा एंटरटेनिंग होना चाहिए, एंड बाय एंटरटेनमेंट पीपल जस्ट थिंक इट हैज़ टू हैव ह्यूमर, और वो हमारे यहाँ स्लैपस्टिक भी होता है, तंज़ो मिज़ा भी होता है। मुझे कभी कभी लगता है कि इट स्टीरियोटाइप्स द ऑनलाइन कंटेंट टू जस्ट बी फ्लिमसिकल, टू बी शैलो। तो आप अब जितने लोग आपके प्लेटफॉर्म पे इन्वॉल्व हैं, दे आर ऑल पीपल आई रिगार्ड एज माई मेंटोर्स, एज पीपल हु आर हार्डकोर इनटू द द फोकस ऑफ दिस। तो आप लोग क्या मेहनत कर रहे हैं? आमिर हैं, आप हैं, हसीना जी हैं, यू वांटेड टू बी अ सीरियस प्लेटफॉर्म। Marine is on our advisory board, and we have Muniza Hashmi on our advisory board. We have all these people. Sarwat is also on our advisory board. तो और हमने साथ साथ बड़े मजे की बात की है, हमने एक शैडो बोर्ड भी रखा हुआ है साथ, which is like children or from about 15 to say 24 years age, तो उनसे भी हम एडवाइस लेते हैं। Who are the actual content users? Exactly, क्योंकि हम लोग चीजें बना के दे देंगे और उनको नहीं पसंद आएगा। So this is something that we are very very excited about. And दूसरा सिद्रा, the thing is कि जो आपने बात की कि हम लोग content, I think it's time for us senior people to give back to the nation. So the younger lot will learn from the senior lot, and that is how we can make a more sort of substantial I think we really need content of substance. मुझे ऐसा फील होता है कि ज्यादा बनाने के चक्कर में और तेजी से बनाने के चक्कर में क्वालिटी सफर करती है, एंड इट नीड्स टू बी अ ट्रेंड सेटर। हमारे यहाँ अक्सर आप देखें, अच्छा एक और चीज मिस बाबा बड़ी मिसयूज हो रही है, इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिकॉज इट्स सोशल मीडिया एंड बिकॉज इट्स अ वेब सीरीज, तो उस तरह की कदगन नहीं है जो शायद ब्रॉडकास्ट मीडिया पे होती है। इसके लिए भी हमने किया हुआ है, वी हैव कोड ऑफ कॉन्डक्ट, तो वो पूरा हमारा है, लाइक वी वांट टू इनकरेज फ्रीडम ऑफ थॉट, वी वांट टू ब्रिंग डिफरेंट आइडियाज, बट साथ में हम अपनी कदरें साथ रखना चाहते हैं विद इन अ कल्चरल डोमेन। तो इसमें क्या बैड लैंग्वेज, न्यूडिटी, थिंग्स विच आर लाइक नॉट इन आवर कल्चर, वी नॉट इनकरेजिंग इट एट ऑल। कि आप बहुत सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं, आप अपनी कहानी अपनी जबानी कह सकते हैं, दैट इज व्हाट आवर लोगो इज, कि यू टेल योर स्टोरी ऑलवेज। आपा इसमें ऑफ द बीटन पाथ की अप्रोच ली जाती है। लोग कहते हैं जी वेब सीरीज में हमारे पास वो फ्रीडम है उन मौजू को, उन किरदारों को दिखाने की जो हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं दिखा सकते, और इस लाइसेंस को मिसयूज करते हुए हम फाउल लैंग्वेज भी यूज करते हैं, हम न्यूडिटी, और ये बेशक ये किरदार, ये कहानियां हैं, बट इट्स अब्रेसिव, इट्स इन माय फेस। पापे का कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना बहुत जरूरी बिल्कुल है हमारा। एंड देन वी हैव लाइक एडवाइजर्स लाइक मुनीजा हाशमी, एंड वी हैव हसीना मोइन, एंड पीपल दैट नो कि व्हाट इट इज। तो हम चाह रहे हैं कि हम अपनी यूथ को एक डायरेक्शन दें प्रॉपर। अच्छा बाबा, आपके लिए कुछ सवालात आए हैं जो मैं चाह रही थी कि आप जरूर बताएं। हमने जब इसके बारे में पहले ही अनाउंस किया हुआ था कि विल बी कवरिंग द रिंस्टार लॉन्च, तो हमें कुछ यंग फिल्म मेकर्स ने सवाल ये किया है कि जी वी हैव ब्रिलियंट आइडियाज, वी लव द प्लेटफॉर्म, लेकिन जो आइडिया हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके लिए वी रिक्वायर सम फंडिंग, सम कैपिटल। तो अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं, आर देयर एनी स्कॉलरशिप, सम सीड मनी अवेलेबल सो दैट दे कैन मेक देयर कंटेंट? देखिए, इस तरीके से 2-3 चीजें हम कर रहे हैं। एक तो हम फिल्म फेस्टिवल्स कर रहे हैं, चैलेंजेस कर रहे हैं। तो चैलेंजेस में लाइक हमारा इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी के साथ चैलेंज चल रहा है, जिसमें
हमने उनको टॉपिक दिया हुआ है मेरा पाकिस्तान, सो दे कैन जस्ट मेक देयर कॉन्टेक्ट। आप तो फोन्स के ऊपर आप अपना बना लेते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं एंड इट्स द आइडिया दैट काउंट्स एंड यू कैन विन सम फंडिंग। अगर आप जीतते हैं, प्राइजेस हैं उसके, तो आप प्राइज कर सकते हैं। एंड देन यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि हमने एक iRinstra का एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है आपको, दैट यू कम ऑन द प्लेटफॉर्म एंड यू मेक योर ओन चैनल। तो हम आपको आसानी करते हैं कि जी आप उस चैनल पे आप अपनी चीज डाल सकते हैं, तो उसमें मोनेटाइज भी होगा, जैसे YouTube पे होता है। सो यू हैव यू मोनेटाइजिंग फॉर द यंगर जनरेशन कि उस पे आप चलें एंड से योर स्टोरी योर वे एंड वी विल एनकरेज दैट। बिल्कुल सही। एंड देन द अदर थिंग इज कि वी आर आल्सो गिविंग सीड मनी टू पीपल टू मेक देयर, जो बड़ा ही कोई अगर आपने फैंटास्टिक आइडिया सोच लिया है तो आप आए हमारे पास अप्रोच करें। वी हैव यू नो हमारा पूरी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर, आस्क अस एंड वी विल, इफ यू लाइक योर आइडिया देन वी विल मेक दैट। जबरदस्त। ये बेसिकली हमारा डाइस के साथ भी हुआ है ना, बिकॉज दे हैव बीन देयर फॉर द लास्ट 8 years। सो वो आके, और हमारी गाड़ी बन रही है एक नई, यू नो इसमें स्टूडेंट्स के साथ वो काम करते रहते हैं। सो द आइडिया ऑफ Rinstra इज, द नेम मीन्स राइजिंग स्टार, फ्रॉम द राइजिंग स्टार। सो वी वांट टू मेक राइजिंग स्टार्स इन पाकिस्तान, कि हमारे जो यूथ हैं उनको हम सीड मनी बताएं, उनको हम थोड़ी सी मेंटोरिंग कर लें अपने सीनियर्स के साथ, so that you have opportunities. And what a great ecosystem to be a part of. Like think about it. Amir Saab is there, जैसे उन्होंने बताया, Muniza Hashmi is there, Hasina Moin, and of course Misbah ji herself is there. और आपको बताते चलें कि if you go on it right now, मेरी जब्बार की वेब सीरीज वहम is already on Rinstra। इसके अलावा जी अली मोइन का लिखा हुआ जबरदस्त फालतू इज ऑल्सो देयर। सो लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू। मिसबा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। प्लीज गो मेक योर चैनल ऑन Rinstra एज वेल। इसके अलावा सब्सक्राइब करें, चेक आउट द कंटेंट और मुझे भी अपना फीडबैक बताएं। इसी के साथ लेते हैं हम जी एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान विद मी सिद्रा इकबाल। आपका मेरा साथ रहेगा अगले 1 घंटे तक, एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ फैंटास्टिक टॉपिक टू डिस्कस टुडे। आज हम जरा बात करना चाहेंगे अल्लाह ताला की सबसे मासूम मखलूक के हवाले से, यानी द ओवरसीज पाकिस्तानी, जो अभी भी पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक नरम गोशा यकीनन रखते हैं। चाहे उनकी इस वक्त होम कंट्री कोई भी क्यों ना हो, मदरलैंड उनकी हमेशा पाकिस्तान रहती है, और वो जहां जहां होते हैं एक छोटा सा एक मिनी पाकिस्तान उन्होंने वहां पे बसा लिया होता है। यकीनन ईद त्यौहार हो या खास तौर पे हमारा अपना आज़ादी का दिन हो, पाकिस्तान को बहुत मिस करते हैं। अब जरा फासले कम कर दिए हैं जूम और स्काइप ने, लेकिन फिर भी भाई अपना मुल्क ही होता है। और जब वो यहाँ आते हैं तो उनका कुछ पिक्यूलियर ही अंदाज होता है। यकीनन इतने अरसे बाद जब वतन वापस लौटते हैं तो कई चीजों को देखकर उनका दिल बहुत खुश होता है कि भाई वाह, यहाँ तो चीजें बड़ी एडवांस हो गई हैं। अगर जो सहूलतें हमें बैरून मुल्क मैसर हैं, पाकिस्तान में भी ऑनलाइन कल्चर आ गया है, कॉल करके आप गाड़ी मंगा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, मॉल्स बड़े अच्छे हैं, दुनिया जहान की क्यूजीन और चीजें पाकिस्तान में मिल सकती हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ जब वो जरा गौर से जायजा लेते हैं या यहाँ की मुश्किलात को याद करते हैं, जो कि वहां के लाइफस्टाइल की वजह से उसके आदी नहीं रहते, मिसाल के तौर पे बिजली चली जाए, पानी चली जाए, गैस ना हो, सड़क पे निकले हैं तो गाड़ी जरा ढिल ज्यादा रही है क्योंकि सड़कें टूटी भी हैं, तब उनके अंदर एक गुस्सा और एक फ्रस्ट्रेशन भी आती है कि भाई इतने साल गुजर गए, मैं लास्ट टाइम 10 साल पहले आया था, अभी भी चीजें बदली नहीं, इसीलिए मैं मुल्क वापस नहीं आता। तो ये एक बड़ा अजीब सा रद्द-ए-अमल लेके आता है यहाँ पे उनकी अपनी फैमिली के लिए भी, दोस्तों के लिए भी, और अगर बाहर वो किसी सर्विस के लिए निकले हैं वहां पे भी। खास तौर पे आज जरा बात करना चाहेंगे कि जब हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी दोस्त शादी अटेंड करने या अपने बच्चों की शादी करने के इरादे से पाकिस्तान आते हैं तो क्या होता है। आज हमारे साथ जो 2 खवातीन पहले पैनल में मौजूद हैं, वो बड़ा क्लोजली इन लोगों को मॉनिटर करती हैं। एक का ताल्लुक जी ब्यूटी बिजनेस से है, सो ऑफ कोर्स जिस तरह हमारे यहाँ जो लोकली रेजिडेंट दुल्हनें हैं वो तैयार होने आ रही हैं, उसी तरह बड़ा ही ट्रस्टवर्दी डिसीजन लेती हैं जो ओवरसीज विजिटिंग गेस्ट या दुल्हन होती है, जो फिर यहाँ पे आके लोगों की रिकमेंडेशन पे कोई सैलून सेलेक्ट करती है अपने बिग डे के लिए। इनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या पैटर्न्स होते हैं, क्या अजीब अंदाज होते हैं, उस पर जरा बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा सारा। थैंक यू सो मच सारा फॉर बीइंग हियर। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस रुखसार जी, सीनियर मैच मेकिंग एक्सपर्ट हैं, शादी.pk की वजह से आप
आप इनको जानते हैं, तो जरा इनसे पूछते हैं और ऑफ कोर्स आप भी कॉल करके बताइए कि जो रिश्तेदार बाहर से आते हैं या जिन रिश्तेदारों ने आपकी जिम्मेदारी लगाई हुई है कि भाई मेरे बेटे या बेटी के लिए जबरदस्त सा रिश्ता ढूंढ दें, असल में वो क्या ढूंढ रहे हैं। सो वेलकम टू द शो लेडीज। रुखसार जी, सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज आपसे करूं, कैसे देखती हैं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज की चॉइसेस को और उनकी डिमांड को, क्या मांगते हैं वो? सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। और बिल्कुल इनकी जो डिमांड्स हैं, एट टाइम्स हम लोग ये चीज़ फेस करते हैं कि बहुत अनरियलिस्टिक जो है वो उस तरफ चली जाती हैं। मतलब यू हैव टू सेट अ बाउंड्री। आप ठीक है, आप एट द सेम टाइम आपको बहू भी पाकिस्तान से चाहिए और उसके अंदर आपको सारे कल्चरल वैल्यूज भी चाहिए, उसके अंदर आपको तमाम नॉर्म्स भी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अपनी जात के अंदर जरूर रखें। सही सही। अच्छा, इसमें रुखसार हम वापस आपसे कनेक्ट करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जब रिश्ते पोस्ट किए जाते हैं बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे, जैसे शादी.pk भी है, तो देखा ये गया है कि जो बाहर के रिश्ते होते हैं, यानी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के रिश्ते हैं, उस पे इंटरेस्ट बड़ा ज्यादा आता है। यानी लोग चाहते भी हैं कि उनके बच्चे शादी होके बाहर चले जाएं। ये क्या मामला है? बस वो देखें, बस वो ये एक फैक्टर है। मुझे ये सीरियसली आई ऑलवेज फेल टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। मतलब जिस ने मेहनत करनी है, जिसने कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना है, वो उसने पाकिस्तान में भी बन के दिखा देना है। उनको ये है कि जी करेंसी की वैल्यू ज्यादा है, गॉड नोज वहां पे दरख्तों पे पैसे लगे हुए हैं या क्या है, बस मेरा बेटा, उसको बाहर की बहू मिल जाएगी तो उसकी लाइफ एक सीधे ट्रैक पे आ जाएगी, वो वहां जाते ही डॉलर्स छापना शुरू कर देगा और इस तरह का ये जो मिसकंसेप्शंस हैं, बिलीव यू मी, जो क्लाइंट्स हमारे ओवरसीज ऑलरेडी हैं, जिनको पाकिस्तान से रिश्ते चाहिए होते हैं, जिनको पाकिस्तान से ये सारा उनको वो अपील कर रहा होता है, दे आर लाइक के मिस, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि हम यहाँ पर कितनी हार्डशिप्स में हैं और कितनी ही हम लोगों को यहाँ पर डिफिकल्टीज और वो सारा कुछ देखना पड़ता है और कितने टफ टाइमिंग्स होते हैं उन लोगों के, वी कैन नॉट इवन बिगिन टू इमेजिन दैट। बिल्कुल। अच्छा, ये चीजें बड़ी जहन में रखने वाली हैं, खास तौर पे लड़कियों के लिए, जो एक फैंटेसी, हमने सारों ने यश चोपड़ा की मूवीज देख देख के ना सारा हमने एक वहन में ना स्विट्जरलैंड का ख्वाब सजाया जहां हमने शिफॉन की साड़ी पहन के घूमना है। असल में यूरोप ऐसा नहीं, बर्फ पे खड़े होके तो बर्फ पे खड़े होके आप शिफॉन की साड़ी नहीं पहन सकते। सारा जो लड़कियां जिनकी शादी होके बाहर जा रही होती हैं, वो एक अजीब ही रौनक चेहरे पे आपको बता रही होती है, मैं तो शादी के बाद लंदन चले जाना है, अमेरिका चले जाना है, यूरोप चले जाना है। आपको लगता है आप उनको बताना चाहती है कि बेटा अभी पता चलेगा जब जाओगी? देखिए, मैं खुद पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मैं तो लिटरली सबको बताती हूँ कि दिस इज नॉट द रियल लाइफ। जो तुम्हें एक पिक्चर दिखाई जा रही है, बट वंस यू आर देयर, वहाँ पे सारी चीजें जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी फैसिलिटी, एक तो हमें सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है हमारे यहाँ। सपोर्ट सिस्टम मीन्स आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज में भी जो आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ होते हैं, देन उसके बाद हमारे जो मतलब हाउस हेल्प होती है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। उसके साथ हम बहुत सारी चीजें अचीव कर लेते हैं, बट वहाँ का सिनेरियो ये होता है कि यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। नहीं, और माशाल्लाह देखें, जो अभी रुखसार बात कर रही थी कि जो बहू को भी लेके जा रहे हैं ना, उसको ये ना समझें कि पाकिस्तान से नौकरानी ले आए हैं आप। यानी आपने पिछले 10 साल जब आपके घर में निहारी बनती थी तो आप कोने के स्टोर से पीटा ब्रेड टोस्टर में डाल के उसको आराम से खा लेते थे, लेकिन अब जब से बहू आई है तो बेचारी से एक्सपेक्टेशन है कि वो गरम गरम तवे से उतरी हुई रोटी आपको खिलाए। ये क्या मांग? असली फ्लेवर वाली चाहिए, असली फ्लेवर वाली चाहिए। ये बड़ी अहम चीज है। एक कॉलर हमारे साथ है, जरा उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फैयाज आलम कराची से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा, जब मैं कतर में रहा हूँ तकरीबन 8 साल, तो बाद जब मैं कराची शिफ्ट हुआ, पाकिस्तान में आया जी, तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा मसला हुआ। सही। जब मैं आया गाड़ी लाने के लिए, जब मैं रोड में गाड़ी निकाली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ तो मैं गेम खेल रहा हूँ। कोई मैं राइट से मुझे ओवरटेक कर रहा है, कोई लेफ्ट से कर रहा है, कोई फ्रंट से बिल्कुल अपोजिट आ रहा है। देखिए, आप अपने सीवी में लिख सकते हैं कि आपने पाकिस्तान में गाड़ी चलाई है ना, तो आप दुनिया में कहीं पे भी चला सकते हैं, आप मौत के कुएं में भी चला सकते हैं। तो ये आपकी, देखिए, अब ये तो हमने स्किल्स में एडिशन किया है ना आपकी। जी बिल्कुल, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें मेरा मालूम है टीवी का पाकिस्तान में जब क्या मैंने से किस तरह है, तो मैं रिक्वेस्ट कर पाकिस्तानी से कि उसको थोड़ा फॉलो करें। सही। अच्छा, मुझे बताएं, ट्रैफिक के अलावा आप जब अपने पाकिस्तान में रिश्तेदारों से मिलते जुलते हैं तो कौन सी चीज बड़ी अजीब सी लगती है? कौन सी खानदानी लड़ाई या पाकिस्तानी एटीट्यूड से आप कहते हैं यार ये देखो अभी भी वही वाली बातें कर रहे हैं?
उसमें खास कर ये होता है कि देखो फलां ने ये कर लिया, फलां ये हो गया, फलां ये हो गया। जब मैं और मेरी फैमिली यहाँ करते जाते तो हमें किसी बात की परवाह नहीं होती थी, बच्चे बड़ा इजी फील करते थे, देखना बड़ी इजी फील करती थी। मतलब कोई कंपटीशन नहीं है किसी हवाले से कि कोई वो खा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कुछ ये किया हुआ है। गॉसिप जरा ज्यादा होती है। देखिए ये खानदानी भाईचारा है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ट्रैफिक वाली बात हमने नोट कर ली है। सारा मुझे बताएं, जो ओवरसीज हमारी बच्ची होती है जिसकी माशाल्लाह बिग डे के लिए सैलून आती है, क्या डिफरेंस आपने देखा है? ओवरसीज दुल्हन जब तैयार हो रही होती है तो उसके कंसर्न्स क्या होते हैं, किस चीज पे वो ज्यादा पर्टिकुलर होती है, कुछ बताएं हमें जरा। राइट, सिंस हमारे पास सोशल मीडिया कल्चर की वजह से जो बाहर बैठा हुआ भी क्लाइंट है ओवरसीज पाकिस्तानी, दे आर वेरी अवेयर। उन्होंने सारी चीजें स्टॉक की भी होती हैं, सारी चीजें उसमें प्राइसिंग भी आ जाती है, ब्रांड्स भी आ जाती हैं, सारी चीजें आ जाती हैं। दे आर वेरी अवेयर ऑलरेडी। जब वो बुकिंग करा रही होती है उनको पता होता है। हमारे पास बहुत सारे लोग जो है, जो हमारा क्लाइंटेल है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जिसमें कनाडा, अमेरिका, यूके, यूएस, स्पेशली दुबई, तो यूएई, तो उसके अंदर उधर उन्होंने सारी चीजें पूरी अपनी वर्किंग की हुई होती है और हमसे वो ऑनलाइन ही कोऑर्डिनेशन कर रही होती हैं कि दिस इज आवर इवेंट डिटेल्स और ये सारी चीजें हैं, और हमें इस तरह के लोग चाहिए। पूरी कोऑर्डिनेशन उन्होंने ऑलरेडी कर चुकी होती है वंस बिफोर दे आर बुकिंग। बट उसके बाद जब रन टाइम पे जो उनका इवेंट होता है उस वक्त आती हैं तो दे आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट देयर लुक्स, since they are very aware with the brands। उनको क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है फर्स्ट ईयर ब्रांड्स पाकिस्तान में। हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो, मैंने एक चीज नोटिस की है कि वहाँ पे जाहिर सी बात है जब बच्चियां यंग होती हैं बजट सबके पास कम होते हैं, और वहाँ पे जिन सैलून्स के पास एक्सेस होता है, या तो वहाँ पे चाइनीज हमारे हेयर ड्रेसर्स होते हैं, लतीनोज होते हैं, अगर ये लड़कियां स्ट्रीकिंग करा के आती हैं, इन्होंने हेयर कलर कराया हुआ, वो बड़ा लाउड होता है, यानी वो माशाल्लाह बहुत गोल्डन होती हैं, गोल्डन गर्ल्स आती हैं। ये क्यों होता है? और जब आप उनको, आपको लगता है इससे आपके काम में थोड़ा सा इफेक्ट होता है जब वो दुल्हन बना रहे होते हैं आप उनको? ऑफ कोर्स हमारे लिए हर चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। हम उनको गाइड कर सकते हैं, हम उनको आगे के अपॉइंटमेंट्स स्केड्यूल कर देते हैं कि देखें दिस इज, अगेन कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस के अंदर। हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उनको कंसल्ट भी करते हैं कि दिस इज समथिंग व्हिच सूट्स ऑन यू। तो उसके हिसाब से फिर एट टाइम्स ये होता है कि कुछ क्लाइंट्स जो है वो एग्री कर जाते हैं, कुछ नहीं करते, तो वी कैन नॉट फोर्स ऑन देम। वैसे एक बात बताऊं, जिसका काम उसी को सांझा। जाहिर सी बात है एस्थेटिक्स बहुत फर्क होते हैं। वहाँ के जो ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं बहुत माहिर होंगे, लेकिन उनको एक देखे, हम पाकिस्तानी जाके बैठते हैं ना वहाँ पे ब्लो ड्राई कराने के लिए, लोग डर जाते हैं, इतने सारे बाल, उनको आदत होती है फाइन हेयर पे ब्लो ड्राई करने की, हमारे बाल हर एक के बस के नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ है, जरा उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी लाहौर से सजाद बात कर रहा हूँ। क्या हाल चाल है आपके शहजाद साहब? जी शुक्र अल्लाह पाक। क्या कहेंगे? मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करना चाह रहा था। जी बताइए। माई सेल्फ, मैं मतलब 10-12 साल यूरोप और यूके में रहते हैं। वहाँ का एक सोसाइटी का बहुत बड़ा डिलेमा है कि जब यहाँ से पाकिस्तानी लड़के, मतलब आप लोग लड़कियों की बात करेंगे तो मतलब मेरे पास एक उनके बारे में डिफरेंट थॉट जो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि जब लड़के वहाँ पे शादी करके जाते हैं तो वो बस फिर बेचारे वहीं के रह जाते हैं। बिकॉज मैं यूके की बात करूंगा, वो वुमेन डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो वो मस्कीन जो है बस वहाँ के ही रह जाते हैं। और जब उनके जो ससुराल वाले हैं उनकी डिमांड होती है कि तुम भाई अपने घर वालों से बिल्कुल कट ऑफ हो दो, ठीक है। और औरत ही वहाँ, मैं मतलब इसको मैं एक गलत चीज नहीं कह रहा कि वहाँ की औरत हुक्मरान है, मतलब, लेकिन इससे बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं कि वहाँ के कानून ने, सोसाइटी ने, रियासत ने औरत के हुकूक को इस तरह स्ट्रेंथन किया कि उसकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन मुझे ये बताइएगा, जो आपने कहा कि जो पीछे फैमिली रह जाती है वो फिर ऐसी बातें कहती है कि लड़का तो ऐसा लगता है हमने उसको रुखसत कर दिया है, तो दूसरा मामला ये भी देखने में आया है कि यूरोप हो, यूके हो, अमरीका हो, बहुत सारे पाकिस्तानी नौजवान जब वहां पे जाते हैं तो कोई उनको बता देता है कि भाई नेचुरलाइज होने का यही तरीका है कि वहां किसी गोरी मेम से या किसी ऐसी देसी से जिसके पास नेशनैलिटी हो शादी कर लो ताकि तुम्हारा स्टेटस भी परमानेंट हो जाए। मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ, रुखसार साहिबा से वापस आके बात करेंगे कि कई ऐसे रिश्ते, यानी फैमिली बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि वो तो जी शादी की थी उसने वहां का पासपोर्ट लेने के लिए, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं है, आप हमें कोई यहाँ का रिश्ता दिखाएं, तब इन्हें क्या करना पड़ता है, इस पे बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। अभी तक हमारी बड़ी लाइट हार्टेड गुफ्तगू चल रही थी। हमने कहा कि जी आते हैं, ट्रेंड्स क्या होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे खफा हो जाते हैं, लेकिन बड़ा अहम और सीरियस पहलू ये है कि अगर आप अज़वाजी रिश्ता किसी ओवरसीज़ से जोड़ रहे हैं तो आपकी ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए। खुसूसन हम ये देखते हैं कि जाहिर सी बात है पेपर वर्क रिक्वायर्ड है। अगर लड़का या लड़की, हमें ये भी नहीं पता होता, कई लड़कों को फोर्स करा के उनकी शादी की जा रही होती है तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते, माँ बाप के दबाव में आके शादी तो कर लेते हैं, फिर कहते हैं जी आप संभालें बहू को, ये तो मेरी पसंद कभी नहीं थी। तो ये मामला खटाई में पड़ जाता है, लड़का वापस चला जाता है, 5-6 साल, कभी 4 साल, कभी 3 साल बच्ची के पेपर्स ही नहीं आ पाते। दूसरी तरफ ये भी मामला होता है कि अगर आप जरा छानबीन करते हैं, चीज़ों को कुरेदते हैं, तो पता चलता है लड़के ने वहाँ पे अपने आप को नेचुरलाइज करने के लिए, सही गलत जिसने भी उसको मशवरा दिया, वहाँ कोई शादी की हुई थी। कई दफ़ा लड़कियां जब वहाँ पे जाती हैं उनको पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे भी बात हो रही थी बरतानिया में वाइफ के बहुत सारे राइट्स हैं। हो सकता है अगर आपने उससे अलहदगी इख्तियार करनी है, डिवोर्स लेनी है, तो आप फिर अपनी आधी जायदाद, अपने आधे एसेट्स दें। तो लड़के वहाँ पे सिर्फ सेपरेटेड हुए होते हैं और सिर्फ एक शादी दुनिया के दिखावे के लिए होती है और ये तमाम चीज़ें खुफिया रखी जाती हैं। बच्ची की ज़िंदगी जो यहाँ से जारी होती है तबाह हो जाती है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर लॉयर हैं जनाब ख्वाजा नवीद साहब। उनसे जानेंगे कि कई ऐसे मामलात उनकी नज़र से गुजरते हैं, क्या मशवरा देंगे वालिदैन को। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, एक बड़ा दिल खराश आपने वाकया मुझे बताया। हाँ, बड़ा अच्छा मतलब आपने टॉपिक चुना है और ये आपके तवस्सुत से मैं बता दूं, मेरे पास केस है। एक बंदा जर्मनी में रहता है, वो हर साल 2 साल के बाद यहाँ सिदरा 3 महीने के लिए आता है। उसकी एक बहन है यहाँ महमूदाबाद या किधर ना किसी गरीब बस्ती में रहती है। वो वहाँ से गरीब लोगों की बहुत खूबसूरत बच्चियां ढूंढती रहती है, 17-18 साल की और कम उम्र लड़की। जी 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 जी, जी। और उनको ख्वाब दिखाती है सुनहरे कि तुम्हारी जो है बेटी जर्मनी चली जाएगी। और वो आके एक किराए पे मकान लेता है उसी इलाके में या कुछ सस्ता सा, उसमें वो शादी करता है। शादी करके वो 3 महीने की छुट्टी आता है, 3 महीने यहाँ रहता है और उसके बाद लड़की को कहता है कि मैं जाके तुम्हारे पेपर्स भेज दूंगा। और वो पेपर्स क्या है, वो तलाक भेज देता है और वो मकान का किराया दिया हुआ होता है 11 महीने का या जितने का। उसके बाद वो किराया नहीं देते, वो बेचारी लड़की से बालक मकान घर भी खाली करा लेता है। और एक लड़की जो अभी मेरे पास उसी बंदे का केस है, उसको उसने कुछ सस्ता सा मकान खरीद के दे दिया था। उसकी शायद माँ की शर्त थी रिश्ता देने से पहले कि हमारी बच्ची के नाम पे कोई प्रॉपर्टी लें, तो उस घर में रखा। उसके बाद वही उसने हरकत की, जाके डिवोर्स कर दी और मकान उसने अपने ही नाम रखा हुआ था, सिर्फ इसको वहां रख दिया था। तो अब उसकी बहन ने सूट फाइल किया कि वो घर खाली कर। तो मैंने पूरी ये कहानी लिख के मैंने उस लड़की को स्टे ऑर्डर लेके दे दिया है। अब माशाल्लाह वो उस घर में रह रही है, स्टे है। पिछली दफा उसकी बहन कोर्ट में आई थी, मैंने जज साहब को ये सारी कहानी सुनाई। जज साहब भी कानों को हाथ लगा रहे थे कि इस तरह भी होता है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बड़ी वैसे तकलीफ दह बात है। रुखसार आपकी तरफ आना चाहूंगी, कौन से आपके तजुर्बे के मुताबिक ऐसी ओवरसीज रिश्तों में, क्योंकि देखिए सारे लोग बुरे नहीं होते, सारे लोग अच्छे नहीं होते, ड्यू डिलिजेंस आपने करनी जरूरी है, तो किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीजों पे कान खड़े हो जाने चाहिए और उसको मजीद छानबीन करनी चाहिए? सबसे पहले तो जो लड़का जिसका रिश्ता आता है, पहले तो उसकी एज चेक करें। सही। नंबर 2 उसकी डिग्री चेक करें कि उसने क्या किया है, MBBS किया है, वहाँ पे MBA किया है, क्या किया, ताकि पता लगेगा कि व्हाइट कॉलर जॉब करता है या टैक्सी चलाता है। बड़ा एक कॉमन चीज वहाँ पे कही जाती है ख्वाजा साहब, IT में है। हर बच्चा आजकल IT में है। हाँ। पुराने जमाने में कहते थे PCO है। हाँ। उन्होंने कहा वो क्या होता है, बोला जैसे यहाँ PCS CSP होता है, PCO है। हाँ। वहाँ जाके पता चला कि वो किचन में पोटैटो कटिंग ऑफिसर है। आलू काटता है किसी मैकडॉनल्ड में। सही। तो आपने कहा एज और डिग्री तो पहला तो डिग्री देखें, उसके बाद उसकी एज देखें। एज से आइडिया हो जाएगा कि आया पहले से मैरिड है या नहीं है। एक कराची की अच्छी फैमिली है, सगी खाला की बेटी सर सैयद कॉलेज से फ्रेश उसने BA किया और मंगनी के साथ निकाह करके चला गया। 7-8 साल तक उसको बुलाता ही नहीं था। लड़की के भाई को, गरीब लोग थे बेचारे, PIA में नौकरी मिल गई, तो उसको मुफ्त टिकट मिल गया अमेरिका का। तो वो गया सीधा अपने दूल्हा भाई के एड्रेस पे, खाला का बेटा भी था। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से 11 साल का बच्चा निकला। पता उस लगा, उसने नाम पूछा तो उसने कहा कि डैड इज नॉट एट होम। तो वो 11 साल से शादी करके वहाँ
11 का बच्चा था, पता नहीं शादी रुखसा जी क्या करना चाहिए, पेरेंट्स किस तरह ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जी सिद्रा मैं तो आपको बताऊं, ये क्योंकि सिंस मेरा प्रोफेशन है, ये हम लोगों को मैच मेकिंग करवाते हैं, हम उनको ऐसे प्रपोजल्स देते हैं, और पहले से अब आई वुड से कि इसका रेशो ठीक है, इंसिडेंट्स जो ख्वाजा साहब बता रहे हैं दे आर वेरी मच ऑन पॉइंट, लेकिन पहले से इसका रेशो मैं देख रही हूँ जी एग्जैक्टली पहले से अब इसका रेशो काफी हद तक मुझे डिटेरियोरेट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो एक पहले का जमाना और था कि वो पीसीओ पे जाके या किसी उधर जाके कॉल मिलती थी, पता नहीं होता था कि बंदा 7 समुंदर पार चला गया। अब तो वो 7 समुंदर पार वाला फैक्टर बहुत कम हो गया है, लेकिन ये इंसिडेंट्स अभी भी हो रहे हैं, लड़कियों के साथ भी हो रहे हैं, लड़कों के साथ भी हो रहे हैं। और उसमें ये जिस तरह उन्होंने एक वाकया बताया, लड़की के साथ एक इंसिडेंट हुआ है, मैंने खुद ये चीज अपनी रियल लाइफ में ऑब्जर्व की है कि लड़का यहाँ से गया और अगेन दे वर ब्लड रिलेशन, और वो वहां पर गया एंड उन्होंने कहा जी आप अपनी ये सारी डिग्रियां शिग्रियां अलमारी में रख दें, हमारी बच्ची शी इज वेरी वेल कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, और आप इस तरह करें, आप घर का काम संभालें, ग्रोसरीज लेकर आए, गाड़ी मेंटेन करें, घर के काम शाम करें, क्योंकि आपका पासपोर्ट जब्त कर चुके होते हैं और आप उनके वजह से वहां पे होते हैं, आपको स्पॉन्सर किया होता है, तो आपकी माशाल्लाह से रीढ़ की हड्डी कोई नहीं होती, झाड़ू पोछा करता है। वो 3 साढ़े 3 साल वो 3 साढ़े 3 साल जो है वो बेचारा वो जिस तरह कहते हैं ना, एक लड़की की तरह सिसक के उसने गुजारे कि मैं निकलूं किस तरीके से यहाँ से बाहर। सही, और सही। फिर वो नेचुरली वो उसका जो है कि ही हैड अ बेबी, तो वो किस तरीके से उसने ट्रिक करके अपना पासपोर्ट वापस लिया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इस तरह के सर्कमस्टांसेस मर्दों के साथ भी, खवातीन के साथ, सबके साथ हो रहे हैं। ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी है, पता अता लगाना, छानबीन करना बहुत अहम है। कई लोग सुनहरे ख्वाब देख लेते हैं, आपने जैसे यूरोप, अमेरिका, यूके का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, वहां तो फिर हेल्पलाइंस मौजूद है, अगर आप पे खुदा ना खासा कोई वायलेंस होता है, ज्यादती होती है, आप किसी को कॉल कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में ऑन दी अदर हैंड आप मुश्किल में और पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ कई भोले वालिदैन कहते हैं कोई बात नहीं जी, बच्ची सऊदी चली जाएगी तो उसके उम्रे हज हो जाएंगे, लेकिन वहां पे उसको ऐसा लगता है कि हज अकबर ही हो जाता है उसका, तो फिर इसलिए बड़ा अहम है कि आप छानबीन करें। सारा क्या कहेंगी, इस वक्त हम कॉल्स भी कुछ लेना चाहेंगे। मैं क्विकली आपका कॉमेंट भी चाह रही थी, आपके पास कई बच्चियां आती होंगी जिनकी बहुत यंग एज में पेरेंट्स शादी कर रहे हैं, रुखसती कर रहे हैं, कभी आपने किसी को काउंसिल करने की कोशिश की कि चमक दमक के बियॉन्ड भी बेटा सोचो जिंदगी में क्या कर मेरे पास तो जितनी ब्राइड्स आती हैं सिद्रा, मैं सबसे ज्यादा सबकी ही काउंसलिंग करती हूँ, नॉट जस्ट स्पेसिफिकली ओवरसीज ब्राइड्स के लिए। हाँ। सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि मैं पूछती हूँ एजुकेशन क्या है उनकी, फिर मैं आर यू वर्किंग, नहीं अभी हमारी जो है डिग्री कंप्लीट हो गई है, हम सोचेंगे शादी के बाद। तो मैं लिटरली ड्यूरिंग मेकअप मैं उनसे उनकी पूरा माइंड मेकअप कर देती हूँ कि नहीं, डिग्री कंप्लीट होना इज नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। इसके बाद अपना जस्ट टेक योर टाइम, सेटल योर होम इन 1 ईयर, और उसके बाद अपना प्रोफेशनल करियर जरूर परस्यू करें। सो दैट एक मैं मशवरा सारी बच्चियों को जरूर देना चाहूंगी, ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग, सारा की बात को आगे बढ़ाते हुए। देखिए जब शादी होती है ना तो सारे लोग समझते हैं जी अब मिल गया प्रिंस चार्मिंग, वो शहजादा जिसका था इंतजार, पीछे की दुनिया को पीछे छोड़ के जाना है। प्लीज अपना पेपर वर्क कंप्लीट करें। अगर आप कोई डिग्री कर रही थी, 4 साल आपने मेहनत की है, चाहे आप बहुत एवरेज स्टूडेंट ही क्यों ना हो, प्लीज अपनी फाइनल डिग्री और अपनी मार्कशीट्स कलेक्ट कीजिए, उनको वेरीफाई कीजिए। पीछे आपके सगे बहन भाई भी आपके लिए भागदौड़ नहीं कर सकते और ना करेंगे। तो उस वक्त जो ना शादी में इतना दीवाना नहीं हो जाना चाहिए इंसान को कि अपने पेपर वर्क, अपने कवायफ, अपनी चीजें पीछे भूल जाए। मेक श्योर दैट यू हैव देम इन हैंड। एक छोटा सा ब्रेक मैं पेरेंट्स के लिए थोड़ी एडवाइस कर दूं 1 मिनट की। जी जी, मैं सारे पेरेंट्स को ये बताता हूँ कि नॉट मैरिड यानी बच्ची जो कुंवारी आपके घर में बैठी हुई है ना, वो बोझ नहीं है। लेकिन आप जब शादी करते हैं इस तरह की गलत, और जब साल बाद वो डिवोर्स लेके आ जाती है और अगर एक बच्चा भी लेकर आ जाती है तो उस वक्त वो बोझ है कि वो बच्चे के लिए बंदा तंग करता रहेगा रोज। बोझ उस वक्त भी नहीं है, मैं कहूंगी कि उसका गम फिर बहुत है। गम ऐसा होगा कि वो पेरेंट्स को खा जाता है जब आपके बच्चे का घर नहीं बसता और वो खुश नहीं होती या किसी तकलीफ में होती है। प्लीज डोंट पुट हर थ्रू दैट एंड डोंट पुट योरसेल्फ थ्रू दैट। एक ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक और इस पे बात करते हैं। कुंवारा रहने दें।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अपनी बेटी से आप जितनी मोहब्बत करते हैं उतना ही मजबूत उसको करें, लीगली, कानूनन, और उसको तमाम वो चीज़ें दें जो उसकी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे उसके कवानीन, यानी जो आपके तमाम कवायफ हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कंप्लीट होने चाहिए। बच्ची को इतना मजबूत करें कि अगर आप उसको नकदी दे रहे हैं, जेवरात दे रहे हैं या उसका पासपोर्ट दे रहे हैं तो वो उसको संभाल कर रखने की उसकी अपना जहन हो, उसको पता हो कि उनको इन चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं जी। नंबर 18 को मार्क करें। बिल्कुल। अच्छा ख्वाजा साहब, एक और चीज बल्कि आपके उससे पूछना चाह रही हूँ कि सिटी रजिस्ट्रार के पास जो लोकल हमारा निकाहनामा होता है वो तो उर्दू में होता है, उसके लिए भी कहा जाता है कि सिटी नाजिम जब तक थे कि उसके पास जाके उसको अंग्रेजी सर्टिफिकेट बना के साथ लेके जाएं कि आई एम मैरिड टू दिस पर्सन, जिसमें उसका अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है या पासपोर्ट नंबर है वो मेंशन होना चाहिए। कई लोग ये दस्तावेज को इम्पोर्टेंट नहीं समझते, इसकी क्या अहमियत हो सकती है? जी बिल्कुल, वो सिटी कोर्ट के बाहर बैठे हुए बंदे, उनके पास प्रिंटेड अब आ गए हैं फॉर्म, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ निकाहनामा, उसमें सिर्फ आपके नाम भरते हैं, वो आप ले जाएं वहां। पहले तो अपने यूनियन काउंसिल ऑफिस से भी अटेस्ट करवा लें, अपना जिस मौलवी ने निकाह पढ़ाया उससे भी अटेस्ट करा लें, और शायद फॉरेन ऑफिस से भी कराना पड़ता है, सही, वो भी करवा लें अटेस्ट। अंग्रेजी ट्रांसलेशन निकाहनामे की, मैरिज सर्टिफिकेट की बहुत अहम है। कानूनी वैल्यू किसी और मुल्क में सिर्फ आपके लोकल लैंग्वेज वाले निकाहनामा की नहीं होती। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सिद्रा, यू आर माय फेवरेट होस्ट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मैम। कौन बात कर रही हैं आप? मैं आबदा लाहौर से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? से बात करना चाह रही हूँ, जो मैच मेकर जी बिल्कुल, आपकी बात सुन रही है, फरमाइए। प्लीज इनसे मेरी बात करा दें। जी जी, आपकी बात सुन रही है, फरमाइए। हाँ, ये सिंसियर नहीं होते, ये बिजनेस माइंड होते हैं, ये जो मैच मेकर होते हैं, ये अपनी फीस बनाते हैं और उसके बाद लोगों को इस तरह के रिश्ते दिखा देते हैं और लोगों के लिए बड़े मसाइल होते हैं। तो इनसे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मनी इज नॉट एवरीथिंग। बहुत शुक्रिया मैम। लेकिन देखिए आबदा जी, रुखसार साहबा को मैं पर्सनली जानती हूँ, शी इज बिन इन द फील्ड। देखिए वही बात है, अच्छे बुरे लोग, किसी की गारंटी, आपकी अपनी पर्सनल खाला भी कोई रिश्ता दिखाए ना तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। तो लेकिन इनके वजह से बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं, बाद में जी गारंटी आपकी अपनी है, आपने छानबीन करनी है, उसमें जो चीजें हम भूल जाते हैं वही डिस्कस करने आज यहाँ बैठे हुए। सारा, आप क्या कहेंगी? जैसे इन्होंने बेटे के हवाले से भी कहा, अब तो यानी ये कहना भी गलत होगा कि इसमें मजलूम फैक्टर सिर्फ खवातीन का होता है। मैंने ये देखा है अक्सर कि जैसे ही बाहर के मुल्क में रहने वाली बच्चियां जवान हो रही होती हैं तो पेरेंट्स को यकायक ये खौफ सताता है कि ये यहाँ के कल्चर में बहुत रच पचना सा है। तो एक बड़ी ज्यादती वाली बात होती है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं अब हम इनको ले जाएंगे पाकिस्तान और वहां शादी करा देंगे, बेशक वहां से लड़का हमारे साथ यहाँ आ जाए, लेकिन बच्चियां मेंटली तैयार नहीं होती ऐसी शादियों को निभाने के लिए। क्या मशवरा देंगी आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को? मैं लड़कों के लिए भी यही बोलूंगी, लड़कियों के लिए। अब बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट ये कि बाहर का जो शॉर्टकट है ना, वो लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए जो इमिग्रेशन के थ्रू नहीं जा पाते, जो किसी एजुकेशन बैकग्राउंड पे नहीं जाते, उनको होता है शादी कर लें और हम बाहर चले जाएं। वो हमारे लिए अल्टीमेट, हमारी एक जो है ना वो फैंटेसी है, और वो वहां जाके क्या होता है, किस तरह से होता है, अल्टीमेट फैंटेसी को ना देखें आप प्लीज। आप लड़कों के लिए भी मैं यही बोलूंगी, लड़कियों के लिए भी बोलूंगी। अगेन जो भी हम बात करें कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी एजुकेशन, अपना प्रोफेशन, करियर, हर चीज को रखें। वहां पे देखें, शादी होना ना होना इज नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फॉर योर लाइफ। तो आप वहां जाके भी, लड़के भी चाह रहे हैं तो भी अपना प्रोफेशनल करियर अपना परस्यू करें, अपनी एजुकेशन परस्यू करें। मैं लड़कियों के लिए भी यही बोलूंगी कि जस्ट एक ठीक है 1 ईयर होता है, सेटलिंग डाउन फेस होता है आपका शादी का, जो कि वो यहाँ रह के भी होता है और बाहर जाके भी होता है। तो लड़के भी अगर बाहर जा रहे हैं, लड़कियां भी अगर बाहर जा रही हैं, ठीक है, आप होम मेकर बने, आप होम मैनेजमेंट में अच्छे रहें, लेकिन उसके साथ अपना प्रोफेशनल करियर जरूर स्टार्ट करें, सो दैट यू वोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। बिल्कुल ख्वाजा, हमारे यहाँ बच्चियों को अक्सर एक सीख दे दी जाती है कि घर की बात घर में रहे, और खास तौर पे जब वो देखती हैं कि पेरेंट्स ने बड़े जतन करके जमा पूंजी सारी लुटाकर उनकी शादी की है, तो वो अगर किसी तकलीफ से भी गुजरती हैं या उनके साथ कोई ज्यादती भी हो रही होती है, और क्योंकि वो इतनी दूर होती हैं वो अक्सर ये बातें शेयर नहीं करती। क्या आपको लगता है ये खामोशी कारामद साबित होती है या कभी कभार पानी सर से ऊंचा हो जाता है? नहीं, ये डबल एजेड वेपन है। इसका ये है कि कई दफा खामोशी, जो आपने फरमाया कि पानी सर से ऊंचा हो जाता है, और कई दफा ये भी है कि प्री मैच्योर और अननेसेसरी बोलना। देखिए, मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, अगर आपस में ही है, कोई तीसरा बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा, 3 दिन 2 दिन 4 दिन बाद फिर दोबारा सुलह हो जाती है, ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो बीच वाले आ जाते हैं, फिर वो मुतालबात रख देते हैं कि पहले ये होगा तो फिर सुलह होगी, फिर ये मकान लिख कर दो तो फिर सुलह होगी। नतीजा ये है कि वो मियाँ बीवी जो अच्छे खासे सुबह नाश्ता करके काम पे जाते हैं, वो अननेसेसरी लड़ना शुरू हो जाते हैं।
और फिर लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है और डिवोर्स हो जाती है। अच्छा, एक मैसेज आया देना चाहिए। देखें, एक मैसेज आया आपके लिए, लड़के को भी सहना है। आप किसी की बेटी लेके अपने घर आए हैं, पूरा घर बाहर छोड़कर आई है, थोड़ा उसका नखरा बर्दाश्त करें। और इसी तरह लड़का की भी जो है उसका भी ये कि थोड़ा एकदम वो माँ के और बहनों के हाथ में था 24 साल 25 साल, ओवरनाइट अब आपके हाथों में नहीं आ जाएगा। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा प्यार डेवलप करो। एक्सपेक्टेशन ट्यूनिंग होनी चाहिए जो आपकी दोनों तरफ से एक्सपेक्टेशन आपके साथ। पर्टिकुलरली जो बाहर वाले मसाइल हैं, ख्वाजा साहब आपके लिए सवाल आया है। एक खातून है, वो कहती हैं कि जी मेरा वहां पे बुला लिया गया, मुझे सारा पेपर वर्क हो गया, सब कुछ हो गया, मेरा फॉरेन पासपोर्ट आ गया, लेकिन वो पासपोर्ट अब मेरी सास के पास है, वो देती नहीं है और मुझे घर वापस विजिट अपने घर वालों को करने की इजाजत नहीं है, मैं क्या करूँ? आपका मशवरा। अब बाहर मुल्क में अगर वो रह रही है, वहां तो 911 पे फोन करे तो वो भी आगे इसकी सास को भी ले जाएंगे, पासपोर्ट भी दे देंगे और जहाज में भी बिठा देंगे। लेकिन फिर वही बात हो जाती है, घर की बदनामी हो जाएगी। बदनामी तो हो जाएगी, लेकिन अब ये सास अगर पासपोर्ट रख के बैठी है और अगर ये सुबह घर से बार बार जाती है तो वहाँ कंप्लेन कर दे कि मेरा पासपोर्ट बस में गिर गया है, तो डुप्लीकेट इशू कर देंगे, उस पर बैठ के घर आ जाए। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा रुखसार, आपके लिए एक सवाल आया है, लैंग्वेज पासपोर्ट चला गया जी। रुखसार जी, लैंग्वेज बैरियर का क्या किया जाए? अक्सर लड़के और लड़कियां जो शादी होके जाते हैं, अंग्रेजी तक तो चलो बात बन जाती है, लेकिन अगर जर्मनी जाना पड़ गया, फ्रांस जाना पड़ गया और आपको वहां की जबान नहीं आती, इतना बड़ा डिसएडवांटेज होता है, आप हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, क्या मशवरा देंगी आप? देखिए सिद्रा, जो अभी रिसेंटली जो मैंने केसेस देखे हैं, 4, 4.5, 5 साल मुझे भी हो गए हैं इस चीज से एसोसिएटेड हुए हुए, और उसमें यह है कि डे 1 से ही हम लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके हम लोग मैचेस करवा रहे हैं। उसमें यहाँ ये होता है कि जब आप एक प्री प्लान तरीके से चल रहे होते हैं, आप एक माइंड बना के चल रहे होते हैं कि ठीक है जी जर्मनी से रिश्ता आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंटेशन का, फिर निकाह का, एंड स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं। तो 70 to 80% जो लड़के और लड़कियां जो ऐसे सिटी में जा रहे हैं जहाँ की लैंग्वेज से वो बिल्कुल अनअवेयर है, चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, वो यूजुअली दे प्रिपेयर देमसेल्व्स एट फर्स्ट। बिल्कुल सही, यानी फिर एफर्ट करते हैं, ज़बान सीखते हैं। एग्जैक्टली। और अगर वंस अ ब्लू मून कोई ऐसा केस आ भी जाए कि वो ऑल ऑफ अ सडन ऐसे जगह चले गए हैं जहां पर वो बिल्कुल भी अनअवेयर हैं, तो अगर सर्कमस्टेंसेस अच्छे रहें तो वो वक्त के साथ साथ जुबान सीख भी लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक